नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विजयवाड़ा में वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था और रिटन टेस्ट के हमने जो आधे क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जो पेपर था हमारा। और आज सेकंड पार्ट करने का मूड है और इसमें एक आध क्वेश्चन रह गया था, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 19 क्वेश्चन नंबर था, द मिनिमम रेट ऑफ सब्सटेंस अलाउंस इन केस ऑफ सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी हैज बीन गिवन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। मतलब हम सस्पेंशन के हम अंदर हमको पहले तो क्या मिलता है, तो सस्पेंशन सब्सटेंस अलाउंस मिलता है हमारे को। तो ये है उसमें किस प्रोविजंस है, क्या कानूनी जो लिमिटेशंस है, कानूनी क्या रूप है, क्या नियम है कानूनी रूप से, क्यों हम देते हैं। भाई एम्प्लॉयर चाहे तो सस्पेंशन में ना दे, रेलवे भी सस्पेंशन में देती है, कोई आदमी ने सस्पेंड किया मतलब कोई बड़ी गलती की तो क्यों दे। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीजें रेलवे में रेलवे के नियम में चलते हैं और बाहर भी नियम होते हैं। जितने एक्ट है, जैसे इनकम टैक्स कटना जरूरी है, उस भारत सरकार का नियम है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो ये सारे एक्ट जो हैं उसको भी रेलवे को मानना पड़ता है। तो उसमें से पूछा गया है कि कौन सा एक्ट है जिसकी मानने की वजह से हमको सब्सिडी अलाउंस में पेमेंट सब्सिडी अलाउंस को देने का प्रोविजन है। पहला है मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। तो इसमें आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट। और क्यों इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या है इसमें बता दिए। ये हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का एक्ट 1946 का सेक्शन 10A है। इसमें बताया पेमेंट ऑफ सब्सिडी अलाउंस वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड बाय द employer pending investigation or inquiry into complaints or charges of misconduct against him, the employer shall pay to such workman subsistence allowance। जो कोई भी है कर्मचारी है, वो कोई उसके खिलाफ कोई मामला इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कोई कंप्लेंट है, कोई चार्ज उसके ऊपर लगा मिसकंडक्ट का, तो पेंडिंग है, तो ऐसे दौरान ऐसी कारणों की वजह से अगर उसको सस्पेंड किया है तो सस्पेंशन के दौरान सब्सिडी अलाउंस देना बनता है। और उसका जो रेट होगा बताया हुआ है, द रेट ऑफ 50% of wages which the workman was entitled to immediately preceding the date of such suspension for the first 90 days of suspension। यानी कि सस्पेंशन के दौरान पहले जो 90 डेज होंगे, उसको जो पे ले रहा था सस्पेंशन से जाने से इमीडिएटली एक दिन पहले, उस पे का 50% दिया जाएगा। थोड़ी सी बात और बता दूं कि सस्पेंशन जब हम करते हैं, रूल है कि एक बार सस्पेंड किया हुआ, जो हमारे रेलवे की बात कर रहा हूँ, 90 डेज के बाद उसको रिव्यू करना पड़ेगा, नहीं तो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो मैक्सिमम सस्पेंशन फर्स्ट टाइम जो होगा वो 90 डेज का होगा। एंड सब्सिक्वेंटली जितने भी बाद में सस्पेंशन होंगे वो रिव्यू करना पड़ेगा, 3 अधिकारी कमेटी रिव्यू करेगी, और रिव्यू करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम जो हम सस्पेंशन एक्सटेंड करेंगे वो हर बार हर 180 दिन 180 डेज के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो फर्स्ट जो सस्पेंशन होगा 90 डेज के बाद, एवरी सब्सिक्वेंट सस्पेंशन विल बी फॉर 180 डेज। ये मैं जस्ट बात निकली, रूल बता दूं आपको जानकारी के लिए, बातों बातों में। इसके बाद जो है पहला जो 90 डेज, तो ये रहेगा 50%। आगे के लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 75% ऑफ सच वेजेस ऑफ रिमेनिंग पीरियड ऑफ सस्पेंशन इफ द डिले in completion of disciplinary proceedings against such workman is not directly attributed to the conduct of such workman। इसमें ये जो हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें तो ये कहा गया है कि अगर जो डिले हुआ है वर्कमैन के पार्ट में नहीं है, वर्कमैन की वजह से डिले नहीं हुआ कि वो इंक्वायरी अटेंड नहीं करा या नॉन कॉपरेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है, तो फिर वो 70% दिया जाएगा। रेलवे का नियम में 75% नहीं लिखा। रेलवे के नियम में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कर्मचारी को 3 महीने के बाद जो है रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू के बाद जो सब्सटेंस अलाउंस है वो 50% बढ़ाया या कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर वही एडमिनिस्ट्रेटिव डिले है तो 50% तक बढ़ाया जाता है। तो 50%, कई बार क्वेश्चन लोग पूछते हैं सर 50% कौन सा है। मेन जो उसका प्रायर टू सस्पेंशन उसका 50% है, कि जो सस्पेंशन अलाउंस का लोग कंफ्यूज थे, तो मेरे ख्याल से यहाँ 75% से क्लियर हो जाएगा कि जो 50% ले रहे थे उस 50% का भी 50% मतलब 25 और जुड़ेगा तो टोटल 75 हो जाएगा। यानी कि अगर बढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो फर्स्ट 90 डेज जो होगा वो 50% ऑफ पे जो विच ही वाज ड्रॉन बिफोर गोइंग बिफोर बीइंग प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, और 90 डेज के बाद अगर डिले उसके पार्ट में नहीं है तो 75% मिलेगा, सीधे सीधे शब्दों में। और उसके पार्ट में है तो फिर कम भी किया जा सकता है। तो ये जस्ट इंडस्ट्रियल जो एम्प्लॉयमेंट एक्ट था उसके तहत ये जो क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर इसमें डी हो जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट केम इनटू इफेक्ट विथ फ्रॉम। ट्रेड यूनियन एक्ट का मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये तो सॉरी ये अपना हो चुका है 1/6/27। अभी हम चलते हैं
50 के बाद था, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि 47 में थोड़ी सी बात बताने में मेरी गड़बड़ हो गई थी। लास्ट टाइम मुझे 47 बता रहा था मैं, किन्हीं कारणों से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 47 क्वेश्चन मेरा पिछली बार जरा एक बार देख लीजिएगा वीडियो को, उसमें मैंने पहला ए गलती से आंसर दे दिया। एक्चुअली व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने आपको HOAR बताया था। मैं जरा इसको HOAR खोल के आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये हमारा लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने पढ़ के बताया था, टाइम डिटरमाइंड अंडर सब रूल 5 शेल बी एडेड टू द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी और स्टाफ इन द वेरियस क्लासेस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट। तो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज इंटेंसिव 3 आवर्स ए वीक, और व्हेन एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस 6 आवर्स। तो दिमाग में कहीं मैं कंफ्यूज हो गया, और मैं शायद पढ़ने में मेरे दिमाग में कंटिन्यूस आ गया था, इसलिए मैं 6 आवर्स था। लेकिन इंटेंसिव क्वेश्चन जो है हमारा वो इंटेंसिव का है। यहाँ आप देख लीजिए इंटेंसिव। तो इंटेंसिव में है, तो इंटेंसिव में हमारा कितना बता रहा है वहां पे, पहला वाला बताया हुआ ये वाला। तो ये इंटेंसिव में 3 घंटा है, तो हमको इसमें आंसर 3 घंटा है। और कंटिन्यूअस में 6 घंटा है, और EI में दो अलग अलग है, 3 घंटा और 4.5 घंटा। अब ये मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इंटेंसिव में 6 घंटे कभी भी नहीं हो सकता। ये चीज समझ लीजिए कि आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं बता दूं। एक तो मैं बता दूं, अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो कैसे आपको याद रहेगा 100% परमानेंटली। मैं आपको याद कराता हूँ कैसे क्वेश्चन है। देखिए, 4.5 आवर्स ये समझ में आ गया होगा, EI के लिए होता है। अब कंफ्यूज हम इंटेंसिव में 6 घंटा है कि 3 घंटा में, बता दूं कि एक नियम मैंने बताया था आपको। हमने जब चैप्टर 14 पढ़ा था रेलवे एक्ट 1989 का, उसमें एक रूल है, शायद आपको याद नहीं होगा किसी को, मैं बता दूं। उसमें ये कहा गया था, मैक्सिमम एक लिमिट फिक्स कर दी थी, जिसको हम स्टेट्यूटरी लिमिट बोलते हैं, किसी भी जो एम्प्लॉयमेंट की तो इंटेंसिव में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 45 आवर्स इन ए वीक एंड 90 आवर्स इन ए टू वीकली एवरेजिंग पीरियड। यानी कि कोई भी कर्मचारी का जो ड्यूटी आवर्स है कभी भी जो स्टेट्यूटरी लिमिट के बियॉन्ड नहीं जाएगा। ये चीज समझ लीजिए। तो इंटेंसिव में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो उनका जो रोस्टर आवर्स है वो 42 आवर्स एक वीक में है। तो एक वीक के अंदर 42 आवर्स है, तो उसमें हम अगर 3 जोड़ेंगे तो 45, यानी मैक्सिमम पहुंच गए। 6 जोड़ ही नहीं सकते, 6 हो ही नहीं सकता। कोई लोग कंफ्यूज होंगे, सर अगर 2 वीकली करें 84, तो 84 में 6 जोड़ते हैं तो 90 हो जाएगा, तो वो 2 वीक में होगा। यहाँ क्वेश्चन में आप पढ़ लीजिए 6 आवर्स पर वीक। तो यहाँ जो उन्होंने ऑप्शन दिए पर वीक के दिए हुए हैं, तो पर वीक में जोड़ना है, तो पर वीक में 42 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 42 प्लस 6 जो होगा 48 हो जाएगा, जो कि 45 को क्रॉस कर जाएगा, तो वो हो ही नहीं सकता है। सिमिलरली EI किसी भी रोस्टर में, बता दूं मैं आपको, किसी भी रोस्टर में जो हम PNC देंगे, जो मैक्सिमम देने की प्रोविजन दे दिया, जैसे EI में मैक्सिमम दे रखा है 4.5 घंटे हम दे सकते हैं। लेकिन स्टेशन मास्टर है जो EI रोड साइड स्टेशन में है, वो 72 कर रहा है, क्वार्टर विथ क्वार्टर है, तो 3 घंटे देते ही उसके 75 हो जाते हैं। तो उसको हम 4.5 दे ही नहीं सकते। तो किसी भी कर्मचारी को जो रोस्टर आवर्स देंगे मैक्सिमम, रेलवे बोर्ड ने ठीक है हम 131/2005 बता दिया हमारा, लेकिन उसके पास ऑप्शन भी होना चाहिए कि वो गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको दे पाए। तो ये एक्सेस जो भी है 6 आवर्स पर वीक या 4.5 जो है, तभी दे पाएंगे जब हम वहाँ प्रोविजन है। तो यही मैं बताता हूँ। चलो सॉरी, इंटेंसिव का मैंने बता दिया, 42 प्लस 3 45 होता है, वहाँ कहानी खत्म हो जाती है। इंटेंसिव में 3 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं सकते। सी के अंदर जो नॉर्मल विदाउट PNC होता है वो होता है 48 घंटे। तो 48 घंटे में 6 घंटे जोड़ सकते हैं, 48 और 6 होते हैं आपके 54। ठीक है, तो वहां 6 घंटे होंगे, लेकिन और PNC के साथ जो है, नॉर्मली PNC के साथ 51 होता है, तो 48 में 6 जोड़ते हैं हम, तो हमारे 54 होता है एक सिंगल वीक में। तो वहां 6 घंटे का गुंजाइश बनता है। ये मैं जब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि विदाउट PNC जो होता है सी क्लासिफिकेशन में, जो आवर्स होता है, रोस्टर होता है, वो 96 होता है 2 वीक में, सॉरी, और एक वीक में 48 होता है। तो यहाँ 6 घंटे का मार्जिन है। तो आप लगा लीजिए जरा हिसाब किताब, दूसरी जगह समझना हो कितना हम दे सकते हैं, सिंपल तरीका कि रोस्टर आवर्स कितना है विदाउट PNC, और स्टूडियो आवर्स कितना है, मैक्सिमम मार्जिन कितना है। तो सी के अंदर 6 घंटे का मार्जिन है, तो 6 घंटा आपका हो गया लिमिट मैक्सिमम, और इंटेंसिव में 3 घंटे का है, तो 3 घंटे हो गया, सिंपल हो गया। तो EI का मैंने आपको बता दिया। तो ये जस्ट याद करने के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा मेथड और बताया था, जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे 51 पे। 50 तक मेरा हो गया था क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, फॉर मिस कैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट इज द पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड। तो मिस कैरेज जो है हमारे 551 पैरा है आईआरएसी का, इसको भी हम पढ़ लेते हैं पहले। ये हमारा मैटरनिटी लीव है। मैटरनिटी लीव मैं बता दूं, नियम थोड़ी सी बात करें तो 180 दिन मैक्सिमम दे सकते हैं, जो नया नियम है। पहले किसी जमाने में 135 दिन थे, उससे पहले 90 दिन था। तो 90 से 97 में 135 हुए, फिर ये अब फिफ्थ सिक्स पे कमीशन में ये 180 डेज हो गए 1/9/2008 से। और इसमें बताया हुआ है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है, मैं सोच रहा हूँ बात निकली तो क्लियर कर दूं कि कई लोग क्वेश्चन में से पूछते हैं कि किसी कर्मचारी, ये मैटरनिटी लीव पैटर्न दोनों में लागू होगा कि दो बच्चे हुए, दो बार मैटरनिटी लीव किसी महिला ने ले लिए, लेकिन किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे की डेथ हो गई, तो अब तीसरी टाइम मैटरनिटी लीव मिलेगा कि, तो उसमें लिखा हुआ है कि फीमेल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो ये हर जगह लिखा होता है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मतलब जब एम्प्लॉय जो है, चाहे मैटरनिटी लीव हो चाहे पैटर्निटी लीव हो, जब क्लेम मांग रहा है तब उसके घर में दो बच्चे नहीं होने चाहिए, जीवित बच्चे। अगर जीवित नहीं है, एक ही बच्चा है, हाँ, तो किसने कितनी बार लिया उसका काउंटिंग नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। जब क्लेम कर रहा है तब उसके घर में दो से कम बच्चे होने चाहिए, चाहे मैटरनिटी लीव का मामला हो पेटर्निटी लीव। लेकिन अबॉर्शन के मामले में थोड़ा अलग है। आप देख लीजिए 3 नंबर का जो है वो लिखा हुआ है, मैटरनिटी लीव नॉट एक्सीडिंग 45 डेज में आल्सो बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे सर्वेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन। यहाँ नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन की बात नहीं की है, मतलब यहाँ 2 का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। 2 के बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह की घटना हो, मिसकैरेज होता है, तो उसमें भी। लेकिन पूरी एंटायर सर्विस में, ये टोटल, ये एट ए टाइम नहीं है, पूरी टोटल सर्विस में 45 दिन, यानी कि आप सब्सिक्वेंट जितने भी मिसकैरेज हुए हर बार 45 दिन ले, ऐसा नहीं है, एक ही बार आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम आपको 45 दिन मिल सकता है आपको एंटायर सर्विस में। तो ये जो है मैं जरा सा बता दूं, और इसके अलावा एक रूल और नया आया है, मैं जरा उसके ऊपर भी बता दूं आपको। 52, ये अभी एक रिसेंटली एक नया रूल आया, जब ये भी थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, ये ग्रांट ऑफ 60 डेज स्पेशल मैटरनिटी लीव है इन केस ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ। एक तो मिसकैरेज होना और पैदा होने के बाद मरने में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसमें डेथ हो जाती है, तो उसमें 60 डेज मिलता है। और इसमें भी वही लिखा हुआ है, लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मिलेगा। और सून का मतलब परिभाषा बताइए कि 28 दिन के अंदर जो है, अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसको सून माना जाएगा। तो ये हो गया। और किसी इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन केस मैटरनिटी लीव हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय द फीमेल रेलवे सर्वेंट एंड हर लीव कंटिन्यू टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ चाइल्ड सून आफ्टर बर्थ, स्टिल बट द मैटरनिटी लीव ऑलरेडी अवेल टिल डेथ। मतलब अगर कोई महिला जो है मैटरनिटी लीव में चल रही थी और उसके बाद अगर बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो वो जो लीव है वो सब कन्वर्ट हो जाएगी। तब तक या तो कोई दूसरी लीव लगा लेंगे, और जैसे ही बच्चा पैदा होगा तो ये वाली स्पेशल मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो लीव मिलेगी, बच्चा पैदा होने के बाद से मिलेगी, या बच्चा जिस दिन डेथ हो जाएगी उस दिन से बाद। ये एडवांस में, जैसे मैटरनिटी लीव एडवांस में मिल जाती है, पैटर्निटी लीव भी एडवांस में ले सकते हैं, उस तरह की लीव नहीं है। ये बच्चा के एक्सपायर होने के बाद ही मिलेगी। तो ये एक नया रूल रेलवे बोर्ड ने अभी निकाला है नवंबर 2022 में। अब हम आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आईडी एक्ट 1947, ऑफिसर चार्ज विद द ड्यूटीज ऑफ मीडिएटिंग एंड प्रमोटिंग द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कॉल्ड। आईडी एक्ट के तहत जो लेबर कमिश्नर्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, आरएलसी, एलसी, डिप्टी सीएलसी वगैरह होते हैं, इनके साथ जो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए जो मीटिंग कराई जाती है, तो वो जो कॉन्सिलेशन मीटिंग बोलते हैं उसको, कॉन्सिलेशन। और उसको ऑफिसर होते हैं, उनको कॉन्सिलेशन ऑफिसर कहते हैं। तो इसमें बी सही हो जाएगा आपका। अगला ये कुछ क्लैरिकल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, इस पे हम ये इंडिविजुअल कर लें, बेटर ये रहेगा। तो अगला हम स्टेब्लिशमेंट के रूल्स के ऊपर आ जाए। 57 क्वेश्चन है, रेलवे एम्प्लॉई गोज टू हिज न्यू रेजिडेंस आफ्टर रिटायरमेंट विच इज 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज ओल्ड रेजिडेंस। हिज लास्ट बेसिक सैलरी इज रुपीज 50,400। हाउ मच विल ही बी पेड सीटीजी। इसमें कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो बंदा है उसने नया मकान शिफ्ट कर लिया है, और मकान जो है 16 किलोमीटर दूर है पुराने मकान से, तो उसका बेसिक क्या मिलेगा। थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की जनरल पेपर में। वो चाहते हैं कि क्या वो 20 किलोमीटर के हिसाब से 1/3 वाला लोग कैलकुलेट करें। 1/3 मेरे ख्याल से इसमें 16,000 समथिंग होता है। तो अ, लेकिन इसमें एक रूल मुझे बताना था, 57 का रूल देखता हूँ। ये हमारा 57, ये रूल है हमारा 57 में ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ
कि रेलवे बोर्ड ने पहले जो 1/3 का जो क्राइटेरिया था 20 किलोमीटर वो डन अवे कर दिया। द कंडीशन ऑफ 20 किलोमीटर ऑफ लास्ट स्टेशन ऑफ ड्यूटी इज डन अवे विद द सब्जेक्ट टू कंडीशन द चेंज ऑफ रेजिडेंस इज एक्चुअली इन्वॉल्व। यानी कोई भी कर्मचारी जो है, सिर्फ रिटायरमेंट के मामले में ये इन्होंने हटाया है कि कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट के बाद जो 120 किलोमीटर से कम में 1/3 मिलता था, उसके बाद फुल मिलता था, वो कंडीशन हटा दी। अब आपको पूरा 80% मिलेगा, एक्सेप्ट अगर आप आइलैंड में जाते हैं, अंडमान निकोबार, वहां जाने वहां से निकलने वालों के लिए 100% है लास्ट बेसिक का, बाकी मामले में 80% है। तो अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, बस एक मकान कंडीशन डालिए, चेंज ऑफ रेजिडेंस इज एक्चुअली इन्वॉल्व, अगर ऐसा है तो आपको 80% मिलेगा। तो इस मामले में भी 80% मिलेगा, लेकिन मैंने चेक किया, मुझे फिगर गलत लग रहा है, ये 43520 होता है। आप भी जरा चेक कर लीजिए, मैं सही हूँ गलत हूँ, बताना फिर मेरे को कमेंट करके। इसका अगर 80% हम निकालेंगे तो 43520 होता है, 43250 नहीं होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने जल्दी में किया था, आप जरा चेक कर लीजिए। प्लीज कमेंट बताइए मैं सही हूँ गलत हूँ। अगला, ड्यूरिंग सस्पेंशन डीएनएस अलाउंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा क्वेश्चन है भी। सस्पेंशन के दौरान हमारा पे कम हो जाता है, 50% हो जाता है, तो अब 50% बेसिक हो गया है, तो हमारा जो अलाउंसेस होगा क्या होगा? तो उसमें बता दूं कि सस्पेंशन के दौरान सब्सटेंस अलाउंस जो मिलता है हमारे को, उसमें डीए जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस अलाउंस होता है। मतलब आपको 100 रुपए बेसिक है, 100 का अगर 50 रुपए हो गया तो 50 का ही डीए मिलेगा। अभी 38% चल रहा है डीए, तो 50 रुपए भी 30% मिलेगा। लेकिन बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं आपके, कंपनसेटिव जितने भी दूसरे अलाउंस है आपके, वो सारे के सारे पुरानी बेसिक मिलेंगे जो आप सस्पेंशन से पहले लेते हैं। सिर्फ डेयरनेस अलाउंस जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंस अलाउंस जो भी आप ले रहे हो, बाद में अगर 25% बढ़ भी जाता है 70, तो उसके हिसाब से मिलेगा। बाकी अलाउंस आपके पुराने उस पे चलेगा। 59 क्वेश्चन काफी सिंपल पूछा है। टू बी एलिजिबल फॉर ट्रैवल और ट्रैवल अलाउंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रेलवे एम्प्लॉय हैज टू ट्रैवल बियॉन्ड हिज प्लेस ऑफ वर्क? तो टीए के लिए सब जानते हैं मिनिमम 8 किलोमीटर होना चाहिए, बियॉन्ड जाए तो मिलेगा, तो यहाँ 8 किलोमीटर हो जाएगा। What percentage of casual labor service rendered by an employee before attaining term to service will be counted for qualifying service during retirement? तो रिटायरमेंट के अंदर कैजुअल लेबर का 50% काउंट होता है और सब्स्टिट्यूट का 100% काउंट होता है। तो यहाँ चूंकि कैजुअल लेबर के लेबर पूछा है तो ये 50% हो जाएगा। The existing order circular were consolidated into one master circular on the subject of appointment on compulsion ground was issued. हमारे यहाँ टोटल 67 प्लस 1 68 मास्टर सर्कुलर निकले हुए हैं। तो उसमें आप जरा देख लीजिए, मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन सा मास्टर सर्कुलर किस सब्जेक्ट पे निकला हुआ है। सीजे के ऊपर 16 नंबर का मास्टर सर्कुलर है, मैं जरा दिखा दूं यहाँ पे, ये 16 नंबर का मास्टर है, मास्टर सर्कुलर नंबर 16, अपॉइंटमेंट और कंपोजिशन ग्राउंड, ये पूरा पूरा जो मास्टर सर्कुलर है हमारा 16 नंबर का है। तो ये जरा आप देख लीजिए कि 16 नंबर का मास्टर सर्कुलर ये। विच इज द फॉलोइंग इज फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स? तो इनकम टैक्स में जो सेटलमेंट ड्यूज है जनरली इस पे लागू नहीं होता है, तो ये दोनों मेरे हिसाब से तो दोनों इनकम टैक्स लगता नहीं है। 63, the occupier of the factory has to submit the document on or before of every year. तो जो फैक्ट्री का ओनर होता है, लाइसेंस को रिन्यू कराना पड़ता है। रिन्यू कराने के लिए ईयरली करा सकता है, 5 साल के लिए करा सकता है, 10 साल के लिए करा सकता है। और जो फीस भी होती है, अगर 1 साल के लिए है तो 5 साल में 5 गुना हो जाती है, और 10 साल के लिए 10 गुना होती है। तो उसके लिए जो सबमिट करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर, अगर ईयरली कर रहा है वो रिन्यू, तो 31 दिसंबर ऑफ एवरी ईयर होगा इसके अंदर। In railways, many contractor labor are engaged in various departments. The EPF Act is applicable to such establishment oblique contractor if minimum dash percent are employee. तो पीएफ ईएफ के काटने के लिए जो मेरी जानकारी है उसमें 20 जो रूल है 20 एंड अब होना चाहिए। इसमें एक और लास्ट में डी ऑप्शन है, ईपीएफ इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें रेलवे बोर्ड के ने कई लेटर निकाले हैं कि रेलवे बोर्ड जो भी कॉन्ट्रैक्ट हायर करता है, बीइंग प्रिंसिपल एम्प्लॉय, हमारी जवाबदारी होती है कि जो वेरियस लेबर लॉ हो रहे हैं वो फॉलो हो रहे हैं नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो डी तो हो नहीं सकता, और 20 इसमें आंसर सही हो जाएगा। After retirement or superannuation, a railway employee may be permitted to retain the railway accommodation on normal license fee. तो नॉर्मल लाइसेंस फी मैं बता दूं, सुपरएनुएशन में 4+4, किसी जमाने में 4 नॉर्मल रेंट और बाकी 4 था वो एजुकेशन या सिक्योरिटी ग्राउंड होता था, जो अभी रूल चेंज हो गया है। अभी नॉर्मल रेंट पे 4 महीना मिलता है, और अगले 4 महीने भी विदाउट एनी रीजन आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डबल द नॉर्मल लाइसेंस फी लगेगा। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, अंडमान निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन? तो अंडमान निकोबार रीजन ए में आता है। आप देखेंगे क्या क्या रीजन आते हैं, उसमें ए रीजन में आएगा, आपको मिल जाएगा आपको। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? ये है वंस इन 3 मंथ्स आती है ये। इसके बारे में आपको बताता हूँ, लिटरेचर काफी मिलेगा आपको।
हाउ लॉन्ग इज प्रज्ञा कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। हाउ लॉन्ग इज द प्रज्ञा कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? हाउ लॉन्ग प्रवीण कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव ट्रेनिंग? एंड फिर प्रबोध कोर्स कंडक्टेड अंडर। इसके लिए मैंने नियम एक ढूंढ के लाया था, मैं आपको बता दूं जरा। ये है रूल हमारे कुछ। बात निकली है तो थोड़ा बता दूं। हाउ मैनी हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब? प्रिस्क्राइब हमारे कितने कोर्स हैं, जिसमें 3 है, प्रबोध, प्रयाग, प्रवीण, और एक पारंगत को छोड़ के। और इसके अंदर एलिमेंट्री, विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट? एलिमेंट्री प्रबोध होता है। फाइनल हिंदी कोर्स जो है प्राज्ञ हो गया। और व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच हिंदी कोर्स एक्सेप्ट इंटेंसिव? तो जो कोर्स है वो 6 महीने का। मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स हिंदी एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड इन ए ईयर? ये 2 साल में एक बार कंडक्ट होता है। और व्हाट आर द मंथ इन विच हिंदी एग्जामिनेशन यूजुअली कंडक्ट? मई और नवंबर में होते हैं। हमारा पेंशन अदालत जून और दिसंबर में होता है। ये 1 महीना पहले होता है पेंशन अदालत से, मई और नवंबर, उससे याद कर सकते हैं आप। अब हमारे जो 3 क्वेश्चन थे, हाउ लॉन्ग इज द प्रबोध कोर्स कंडक्टेड अंडर इंटेंसिव? तो प्रबोध जो है चूंकि छोटा है, मतलब इनिशियल लेवल का है, प्राइमरी लेवल का है, तो ये 25 ज्यादा दिन लगेंगे इसको। प्रवीण जो है 20 दिन का है, और प्रयागी जो है 15 दिन का है। ठीक है, तो ये हम आ जाते हैं इसके अंदर। जो हमारे क्वेश्चन थे 3, तो ये हमारे उल्टा पूछ लिया इसमें। तो प्राज्ञ जो है इसमें हाई लेवल का 15 दिन का है इंटेंसिव के लिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए होते हैं। और ये प्रवीण जो है वो 20 दिन का है। और ये प्रबोध जो है 25 डेज का इंटेंसिव ट्रेनिंग है ये। और फिर ये 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। इन विच कोर्स इज ए कैटेगरी बी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन? ये बी कैटेगरी का पूछा है। सेम क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम विच कोर्स ए कैटेगरी सी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन? तो इसके भी आंसर मैंने देखा है इसमें। आपकी हिंदी मटेरियल ये रहा, ये आपके नीचे आएंगे। इन विच कोर्स कैटेगरी बी एम्प्लॉय। एक तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ क्षेत्र होते हैं, क ख ग क्षेत्र, ये तो मालूम होगा। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। इन अकॉर्डेंस विद द हिंदी टीचिंग स्कीम इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैव बीन क्लासिफाइड एंड व्हाट आर दे? तो टीचिंग स्कीम के हिसाब से जो भागा बांटा गया है, क्लासिफाइड किया है, वो 4 है, ए बी सी डी। हु आर ऑल द एम्प्लॉय क्लासिफाइड? ए में कौन आते हैं तो बताया, हुज मदर टंग इज हिंदी एंड हिंदुस्तानी और डायलेक्ट। एंड बी में कौन आते हैं जिनकी मदर टंग जो है उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी एंड अदर अलाइड लैंग्वेज। सी में आते हैं जिनकी मदर जो है मराठी, मदर टंग इज मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, असमी। एंड डी में जो आते हैं वो हु स्पीक ए साउथ इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश, ये हमारे डी में आ जाते हैं। तो इन्हीं के हिसाब से नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ होम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ए वालों को हिंदी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन है। अब हम हमारे जो मेन मुद्दे के क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच कोर्स कैटेगरी बी एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन? तो प्राज्ञ लिखा हुआ है। और किसमें सी में लिखा हुआ है तो प्रवीण लिखा हुआ है। तो प्राज्ञ और प्रवीण हमारे इसमें आंसर हो जाएंगे। इसमें हमारे प्राज्ञ हो गया और इसमें प्रवीण हो गया सी के लिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कम्यूटेड। तो मैक्सिमम जो अमाउंट है पेंशन का, बस सिंपल क्वेश्चन पूछा उन्होंने। 40% है, सबको मालूम होगा आपको। और मैंने एचओआर के रूल नियम बताया था, जब पढ़ा रहा था मैंने बताया था, इन केस ऑफ स्टाफ कैटेगराइज एज कंटिन्यूअस इफ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज बियॉन्ड डैश किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, 7 आवर्स ऑफ स्प्लिट ड्यूटी इज ट्रीटेड एज इक्वलेंट टू 8 आवर्स। ये जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन देखिए आ गया। मेरे वीडियो आप देखते रहेंगे तो आपको काफी सारे क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है, कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे। तो ये मैं बता चुका हूँ कि अगर स्प्लिट शिफ्ट कर्मचारी जो है कंटिन्यूस श्रेणी में अगर उसको कैटेगराइज किया हुआ है और उसका स्प्लिट शिफ्ट है उसकी ड्यूटी, स्प्लिट मतलब एक से ज्यादा शिफ्ट होनी चाहिए। नॉर्मल कंटिन्यू 8 घंटे है तो वहां ये रूल लागू नहीं होगा। मैं क्लियर कर दूं, जहां स्प्लिट शिफ्ट यानी बीच में आधे घंटे का ब्रेक है, वैसे दो या तीन स्प्लिट शिफ्ट है वहां अगर, और घर उसका 1.6 किलोमीटर से दूर है, ये नियम है हमारा, तो 7 घंटे की ड्यूटी को 8 घंटे माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट के लिए, जैसे मैंने बताया था, SF7 इश्यू होती है, और प्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉमिनेट करने के लिए SF8 इश्यू होता है। An employee is out of headquarters for training for a period of 24/7 days in a calendar month. What percentage of transport allowance is eligible? तो जैसे मैंने बताया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के लिए अगर कोई बंदा फुल कैलेंडर मंथ ट्रेनिंग, टूर या छुट्टी पर हो तो पूरा महीना
बाहर रहा तो नहीं मिलेगा, अगर एक दिन भी उस महीने में हाजिर है वो, तो उसको मिलेगा, 100% मिलेगा। तो यहाँ चूंकि 27 दिन का बात किया हुआ है, हालांकि बाकी 27 दिन ट्रेनिंग के अलावा बाकी दिन वो छुट्टी भी हो सकता है या रेस्ट वेस्ट हो सकता है, लेकिन उन्होंने इसमें कोई लिखा नहीं, तो हम ये मानेंगे कि 27 दिन बाहर था, बाकी 3 या 4 दिन वो ऑफिस आया, तो उसको 100% ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। नाइट ड्यूटी का भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। नाइट ड्यूटी जो है हमारे एचओआर में 22 से 6 की नाइट ड्यूटी होती है। शायद एपीओ के एग्जाम में भी आया था अभी। हु अमंग द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस इन इंडियन रेलवे? तो हार्डशिप, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो है हमारे ट्रैक मेंटेनर को मिलती है। मैं जब अलाउंसेस पढ़ा रहा था उसमें आ गया ये। व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन रेट ऑफ ज्वाइनिंग आरएलसीएस इन केस ऑफ एम्प्लॉय बिटवीन लेवल 7 to 11? तो आरएलसीएस का क्या लेवल है, हम इसको चलते हैं आरएलसीएस के लेवल में। क्वेश्चन नंबर 79 ये रहा हमारा। पहले क्वेश्चन में देख लूं, हमारा 7 to 11 बोला है हमारा, तो 7 to 11 में हमारा ये रहा 3 नंबर का 7 to 11 है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ आपको। सब्सक्रिप्शन के रेट 2017 के रेट हैं ये। तो ये फिक्स कर दिया है कि इसके हिसाब से लेवल 1 to 5 जो 30,000 में लेना है। अगर बेसिक 30,000 से कम है तो एक्चुअल बेसिक लगेंगे, और उससे बेसिक ज्यादा है अगर 30,000 से तो 30,000 लिया जाएगा। और लेवल 6 का है 54,000, 7 to 11 के लिए 78,000, और लेवल 12 एंड अबव मेरे ख्याल से ये जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे डब्ल्यू की या एपीयू की, ये याद होना चाहिए उनको, 1,20,000 है लेवल 12 एंड अबव के लिए। तो हमारा क्वेश्चन जो था लेवल 7 11 था, उसके लिए 78,000 है। तो ये हमारा इसमें 78,000 जो है ये आपका सही हो जाएगा। द कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। तो रेलवे सेफ्टी जो होती है, मैं बताता हूँ, सीएसओ सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं रेलवे में, कोई भी दुर्घटना अगर घटती है, ट्रेन एक्सीडेंट वगैरह जितने भी होते हैं रेलवे में, तो उस पे सीआरएस इंक्वायरी होती है उसके अंदर, और उसके अंदर जो अधिकारी होते हैं, चूंकि रेलवे के अधिकारी पे ऊपर से प्रेशर आ सकता है, इसलिए इनको रेलवे मंत्रालय से बाहर रखा गया है, ताकि उनके ऊपर किसी तरह का भी गलत प्रेशर नहीं आए और गलत वो निर्णय ना दे। तो ये लोग सिविल एंड एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जा सकता है, तो ये याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एंड एविएशन में आता है ये। हिंदी में इसको नागरिक उड्डयन बोलते हैं। रूल 311 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल दैट एवरी रेलवे सर्वेंट एट ऑल टाइम्स। इसमें रूल 3 1 क्या है, मुझे याद, मेरे ख्याल से आपको याद करना चाहिए। 3 1 जो होगा हमारा, मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी होता है। दूसरा जो होता है 3 1 2, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी। 3 होता है 3 1 3, डू नथिंग अनबिगिंग और रेलवे सर्वेंट। ये मैंने कंडक्ट रूल भी मैंने लगाया तो था इसमें, ये हमारा कंडक्ट रूल है। Every railway servant shall all time maintain absolute integrity, devotion to duty, or do nothing which is unbecoming of railway servant। तो ये 3 1 का 1 2 3 है, यही क्वेश्चन हमारा था। तो मैंने कहा आपको बता दूं इसमें, तो हमारे इसमें आंसर हो जाएगा ए, आंसर सही हो जाएगा। सीलिंग लिमिट ऑफ हॉस्टल सब्सिडी हमारी ये 6750 पर मंथ है, सबको मालूम होगा, काफी रिपीट हो चुका है ये। और एक रूल और भी है कि हॉस्टल सब्सिडी लेने के लिए जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो रहा है वो 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर हॉस्टल सब्सिडी द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुड बी एटलीस्ट 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो जो आपका हॉस्टल सब्सिडी उसी कर्मचारी को मिलेगा जिसमें उसका बच्चा पढ़ रहा है, वो हॉस्टल जो है उसके घर से 50 किलोमीटर दूर हो। Which article in Constitution of India provide that no government servant can be removed by an authority who is lower than authority who appoint him? मैं एक बात बोलूंगा, पेपर बहुत अच्छा बना है, जिसने भी बनाया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है उसको ये क्वेश्चन आने चाहिए। आर्टिकल 311 डीआर रूल जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आर्टिकल 311 की बात की है, तो आर्टिकल 311 के अंदर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें। ये हमारा आर्टिकल 311 है। इसमें कहा गया है, डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन स्टेट। इसमें कहा गया, नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस और सिविल सर्विस ऑफ ए स्टेट और होल्ड और सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन और स्टेट शेल बी डिसमिस, रिमूव बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही अपॉइंटेड। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी कर्मचारी को अगर रिमूव, डिसमिसल किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा, तो जिसने उस पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया हुआ है उससे नीचे वाले अथॉरिटी नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगला है, नो सच पर्सन एज अफोर्सेड शेल बी डिसमिस, रिमूव्ड और रिड्यूस्ड
इन द रैंक एक्सेप्ट आफ्टर एन इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द चार्जेस। यानी कोई भी कर्मचारी को हमको रिमूव डिसमिसल करना है, रिडक्शन करना है, तो पहले उसके लिए इंक्वायरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि किसके खिलाफ क्या चार्जेस लगे हुए हैं, एंड गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज चार्जेस। और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए हैं उसके बारे में उसकी बात सुनने का उसको राइट मिलना चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रोवाइड दैट वेयर इट इज प्रपोज आफ्टर सच इंक्वायरी टू इम्पोज अपॉन हिम एनी सच पेनल्टी मे बी इम्पोज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एड्यूस्ड ड्यूरिंग सच इंक्वायरी। मतलब जो उसके ऊपर एलिगेशन लगेगा, ये नहीं कि आपने इंक्वायरी कर ली खत्म कर ली। इंक्वायरी के दौरान जो एविडेंस सामने आया उसके बेस पे ही वो चीज पेनल्टी देने जानी चाहिए। एंड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू गिव सच पर्सन एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज्ड। इसमें कहा है कि जो भी नेचुरल जस्टिस है वो उसके ऊपर जो भी एलिगेशन लगा उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जो हम पेनल्टी इम्पोज करने वाले हैं उसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की जरूरत नहीं। और दो तीन बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बताता हूँ। वेयर पर्सन इज डिसमिस, रिमूव एंड रिड्यूस इन द रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट विच हैज लेड टू हिज कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्जेस। तो ये जो रेलवे में कर्मचारी हैं, आप और हम हैं, उनको ये एक बहुत अच्छी सुविधा भारत सरकार ने हमारे संविधान में की है कि कोई भी कर्मचारी को रिमूव, डिसमिस या रिडक्शन जब तक उसके ऊपर ऊपर उसको जो आरोप बताकर उसको मौका नहीं दिया जाए बचने का, पूरा नेचुरल जस्टिस नहीं दिया जाए, उसको पूरी उसकी बात सुनवाई करने का, उसकी अपनी बात रखने का, तब तक हम उसको रिमूव, डिसमिसल या रिडक्शन इन रैंक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सुविधा आपको मिलेगी जब आप आम नागरिक की तरह अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अपने आचरण, ये जो आपका जो भी आपका कंडक्ट था, उसकी वजह से अगर आपको कन्विक्शन हो गया है, आपराधिक मामले में आपको सजा हो गई है क्रिमिनल मामले में, तो फिर ये आपको जो सुविधा वो नहीं मिलेगी। उसी के बारे में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी को कन्विक्शन हो गया उसके कंडक्ट के आधार पर क्रिमिनल चार्जेस के ऊपर, तब where the authority empowered to dismiss, remove a person or to reduce him in rank satisfied that some reason to be recorded by the authority in writing, it is not necessary। सॉरी, मैं पहले में आ गया। ए में तो लिखा हुआ है कि अगर रिमूव क्रिमिनल केस में कन्विक्शन हो गया है तो आप सीधा उसको निकाल सकते हैं। पहला तो जो हमारा 14(1) का जो नियम है, 14(1) में सिर्फ एक शोको नोटिस देते हैं, तो ये इसमें ये कंडीशन जो नॉर्मल है वो इन तीन कंडीशनों में लागू नहीं होती। ये जो हमारे ऊपर की दो चीजें हैं, एक और दो, ये अगर आपको चाहिए बेनिफिट तो फिर आपको इन तीनों से बचना पड़ेगा। आपका कंडक्ट अच्छा रखना पड़ेगा। अगर कंडक्ट अच्छा नहीं है तो एक तो 14(1) में निकाल सकते हैं, दूसरा है वेयर द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डिसमिस और रिमूव अ पर्सन और टू रिड्यूस हिम इन रैंक is satisfied that the some more reason to be recorded by the authority in writing, it is not reasonable practicable to hold such inquiry। ये 14(2) जो हमारा है कि अगर जो हमारे सक्षम अधिकारी है उसको लगता है कि जो नियमों के तहत, जो रूल 9 के तहत अगर इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिसेबल नहीं है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा कागज पे और फिर वो स्टेट में उसको कोई भी रूल 6 के अंदर की कोई भी एनआईपी उसको स्टेट में दे सकता है। सिमिलरली 14(3) में प्रेसिडेंट को जो पावर था, यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को भी अगर लगता है सेम, वो कर सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो हमारा 14(1), 2, 3 जो था, सीधा सीधा आर्टिकल 311 में आया। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है इन्होंने, रिडक्शन की बात की है यहाँ पर, कि कोई भी इसके अलावा ये भी पूछा सकता है कि 14(1), 2, 3 की जो प्रोविजन है वो कौन से आर्टिकल से में है। हमारे सेम क्वेश्चन में, ये सेम ऑप्शन में क्वेश्चन बदला जा सकता है कि किस आर्टिकल में ये प्रोविजन किया गया है कि हम 14(1), 2, 3 जो है वो हमारे कौन से आर्टिकल में लिए गए हैं। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि कोई भी इश्यू से मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, उससे नहीं होगा, आपको बात समझनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 311 में क्या क्या बातें कही है मैंने आपको बता दी, वो बातें सब समझाएंगे तो फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा, ये तो ठीक है, इन्होंने बोला है कि कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अथॉरिटी अंडर द लॉ, जो है लोअर अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती, कुछ भी। लेकिन अगर ये पूछ सकता है कोई कन्विक्शन के आधार पर जो अथॉरिटी है वो आपको सीधा रिमूव स्टेट में विदाउट कंडक्टिंग डीआर, जो रूल 9 के तहत इंक्वायरी की आपको रिमूव कर सकती है, तो वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या सक्षम अधिकारी को लगता है कि रूल 9 के तहत जो है इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, इसके लिए वो लिखित में रीजन रिकॉर्ड करेगा और उसको कोई भी एनआईपी देता है, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो ये सारे के सारे जो है आर्टिकल 311 में लिखे हुए हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको आर्टिकल 311 आपने समझ लिया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सही जाएंगे। अगला 85 क्वेश्चन नंबर है हमारा, स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर इंटेंसिव प्लेसमेंट। तो स्टैंडर्ड आवर्स मैंने अभी पहले बात कर ही चुका हूँ मैं 47 नंबर क्वेश्चन में, कि इसमें इंटेंसिव में जो स्टैंडर्ड आवर्स होते हैं वो 42 होते हैं, एक वीक का बताया इसमें।
और 2 वीक होगा तो 84 हो जाएगा। इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर, इंटेंसिव के लिए जो हमारा ये 8 घंटा दिखा है, मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 ईयर। इंटेंसिव में आपको शॉर्ट और लॉन्ग एच ओ ईआर में पूरा बता चुका हूँ डिटेल में, आपको ग्राफ बना के। तो मेरे ख्याल से आपको डिटेल में आपको समझना है लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ क्या है, तो आप मेरा एच ओ ईआर का वीडियो देखें। इसमें जो है लॉन्ग ऑन आएगा, लॉन्ग ऑन में 8 घंटे से ज्यादा अगर है तो वो लॉन्ग ऑन हो जाएगा। और द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग टू पैसेंजर रिजर्वेशन इन अल्टरनेटिव ट्रेन इफ द वेट लिस्टेड टिकट ऑन द चॉइस ऑफ ट्रेन आर नॉट कंफर्म इज कॉल्ड। भारत सरकार ने और इसमें रेल मंत्रालय के कमर्शियल विभाग ने अभी एक नया सिस्टम निकाला है कि कोई भी कर्मचारी, नॉर्मल अभी तक ये होता था कि हमने एक टिकट निकाला, वेटिंग था, और अगर गाड़ी का टाइम हो गया है और तब तक वेट लिस्ट कंफर्म नहीं हुआ तो टिकट अगर ऑनलाइन लिया तो कैंसिल हो जाता था आपका। अभी एक नया रूल निकाला है, उसमें ये कहा कि अगर आपका वेट लिस्ट है तो आप किसी और ट्रेन में जर्नी के लिए वहां का ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसके लिए नाम से ही साबित होता है, विकल्प आपके पास एक दिया है सरकार ने, आपको एक विकल्प दिया है कि आप का यहाँ वेटिंग कंफर्म नहीं हो रहा है तो आप किसी और ट्रेन में रिजर्वेशन करा सकते हैं उसी बेस पे। लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं, वहां पे उसका वेटिंग हो, वहां कंफर्म होने वाला इशू है, वो गारंटी नहीं बोल रहे। लेकिन आपको एक ऑप्शन विकल्प दिया है, तो जैसे अपना ऑप्शन बोलते हैं कि सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया, उसी को हिंदी में बोला है विकल्प। बाकी संकल्प अनुकल्प तो बनाए हुए नाम लग रहे हैं। एल शेप रोस्टर इज एप्लीकेबल इन बोथ रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल कैटेगरी सेपरेटली वेयर द टोटल कैटेगरी इज लेस देन, या 14 आ जाएगा अपने। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्किंग प्लेस हैज बीन इंक्लूडेड इन द कंडक्ट रूल। सेक्सुअल हरासमेंट जो डाला है वो हमारे विशाखा जो जजमेंट है उसके बाद आया हुआ है, जिसके इंक्लूड आफ्टर द जजमेंट। तो विशाखा काफी फेमस केस रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के मामले में, तो यहाँ विशाखा आ जाएगा। A railway servant may give a notice of in writing to the appropriate authority to retire from the service voluntary। किसी भी कर्मचारी को वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए 90 डेज मिनिमम, बोल रहा हूँ मैक्सिमम नहीं, ये बता दूंगा आपको। अगर क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम कितने दिन का देता है तो मैक्सिमम की लिमिट नहीं बताई, ये बता दूंगा। इसी में अगर बोल देना कि रिटायर मैक्सिमम आप कर दो फटाफट 90 डेज में आंसर कर दिया, तो आप फिर गलत हो जाएगा आपका आंसर। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए मिनिमम आपको 90 डेज है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वो आप चाहे तो आप 6 महीने पहले दे सकते हैं, सालों पहले दे सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट बताई नहीं है। मिनिमम 90 डेज होना चाहिए, तो ये 90 डेज का क्वेश्चन मिनिमम पूछा था, तो 90 डेज इसमें। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन एच ओ आर वॉज लेटेस्ट अमेंडेड इन द ईयर। एच ओ आर मैंने जो बताया था ये क्लियर है, 2005 में हुआ था। और उससे पहले एच ओ आर 61 था, उससे पहले मैंने बताया था एच ओ आर 51 था, उससे पहले 37 में आया था, मैं आपको बता चुका हूँ उसके अंदर। तो रूल 8, इसमें बता दूं, आरटीआई में आपको इन्फॉर्मेशन कोई मांगता है तो आपको देना है, लेकिन एक एग्जाम्पशन दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर मामले में आपको आरटीआई में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो अभी कई रीजंस बताए उसमें। तो वो हमारे रूल 8 में आता है, जितने भी कि रूल 8 के तहत कुछ प्रोविजन दिए हैं कि किन किन कंडीशन में आपको आरटीआई में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। तो मेरे ख्याल से जितने रेल कर्मचारी उसको 8 नंबर पढ़ लेना चाहिए, वो आपके काम आएगा, अपने अपने काम से बच जाएंगे आप। After retirement, a charge sheet can be issued only with the approval of। तो एक बता दूं आपको रूल की, रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट इश्यू करना है। इसमें 2-3 नियम बता दूं, बात निकली है तो। एक तो रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट किसी को देना है तो 4 साल, मैंने बताया था जो घटना घटी है, मान लीजिए जिस गलती के लिए आप चार्जशीट देते हो उस गलती से 4 साल होना चाहिए। मान लीजिए आपका 2022 दिसंबर को आप रिटायरमेंट हुए, 31 दिसंबर को, जो गलती है आपकी वो 2015 की है तो आप दे नहीं सकते आप। लेकिन अगर मान लीजिए घटना 2020 की है तो अप टू 2024 तक ही दे सकते हैं। रिटायरमेंट से 4 साल नहीं है, गलती से 4 साल है, तो वो बता दूं। लेकिन आपने अगर रिटायरमेंट तक नहीं दिया तो रिटायरमेंट के बाद आपको प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको, कितने लोगों को आता है मुझे बताइएगा, कि अगर पूछा जाए कि एक चार्जशीट दी गई है किसी कर्मचारी को वाइल इन सर्विस, यानी रिटायरमेंट है, आज ये अपना महीना चल रहा है फरवरी का, 28 का महीना है, और अभी आज ही किसी को चार्जशीट एसएफआई दे दी है, और ऑब्वियसली 28 तारीख तो खत्म होने का नहीं, एसएफआई पूरी इंक्वायरी हुई, मान लीजिए 5 साल बाद चार्जशीट ड्रॉप करनी है, चार्जेस प्रूफ नहीं हो रहे हैं। ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, मैं समझता नहीं कि आज तक किसी ने पूछा होगा या किसी क्वेश्चन में, कि आज वायलेंस सर्विस किसी कर्मचारी को चार्जशीट दे दी गई है रिटायरमेंट से पहले, उसके बाद साल 2 साल 3 साल इंक्वायरी चली है, उसके बाद चार्जशीट में इंक्वायरी जो है, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा डिसिप्लिन अथॉरिटी कौन रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि डिसिप्लिन अथॉरिटी जो है उसको चार्जेस कौन ड्रॉप करेगा। तो मैं बता दूं आपको
कि डिसिप्लिन अथॉरिटी वही रहेगा जिसे चार्ज इशू की, और वो चाहे तो ड्रॉप कर सकता है 4 साल 5 साल बाद। लेकिन अगर वो ड्रॉप नहीं करता है, उसको लगता है कि मुझे इसको सजा देनी है, गलती इसकी बड़ी है, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो पेनल्टी में एक ही पेनल्टी आती है, कोई दूसरी नहीं आती। हमारे रूल 6 में जितनी पेनल्टी है वो पेनल्टी को दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेनल्टी एक ही आएगी, वो होगी कट इन पेंशन, कि कितने पीरियड के लिए देना है, कितना कट इन पेंशन करना है। तो कट इन पेंशन की जो भी एनआईपी होगी वो प्रेसिडेंट देंगे आप। अगर ड्रॉप करना है तो जिस अथॉरिटी ने चार्जेस ड्रॉप किए हैं, वो सॉरी चार्जेस इशू किए, चार्जशीट इशू किए, साइन किए, वो ड्रॉप कर सकता है। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद चार्जशीट देनी है, फ्रेश चार्जशीट देनी है, तो प्रेसिडेंट करेंगे, और फिर ड्रॉप भी करना प्रेसिडेंट ही करेंगे जिसने चार्जशीट साइन किया। 94, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अपॉइंटिंग असिस्टेंट इंक्वायरी ऑफिसर? ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 16 नंबर 17 नंबर रिपीट हुआ मेरे ख्याल से। मैं आपको पेपर ही बताया था। तो ये जो है 20 डेज है, इसमें बी आंसर सही है, विद इन 20 डेज ऑफ अपॉइंटिंग आयु। इन केस ऑफ डैश क्लासिफिकेशन, लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ 12 hours। 12 घंटे से ज्यादा का लॉन्ग ऑन किसको बोलेंगे? तो ये हमारे ईआई में होता है। इंटेंसिव में 8 घंटा है, सी में 10 घंटा, और ईआई में आपको 12 घंटे आ जाएगा। और इसमें शॉर्ट ऑफ पूछा, इज द पीरियड ऑफ लेस देन 10 hours। 10 hours जब भी आ रहा है आपका लॉन्ग ऑन हो चाहे शॉर्ट ऑफ हो, वहां आपका सी आएगा, ये सी है आपका। सी में 10 घंटा आ रहा है, सी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट ऑफ होगा। तो इज द पीरियड ऑफ रेस्ट लेस देन 10 hours बिटवीन टू रोस्टर ड्यूटी ऑफ रेलवे अंडर कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन। तो कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन जब भी आएगा आपका, तो इसका लॉन्ग ऑन और शॉर्ट ऑफ दोनों 10 ही होता है। वीकली रेस्ट इज नॉट लेस देन इज ग्रांटेड टू रेलवे स्टूडेंट हुज एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड एज इंटेंसिव। तो इंटेंसिव और सी दोनों में 30 घंटा है, और ईआई में है 24 घंटा विथ नाइट इन बेड। तो यहाँ पे ये जो 12 घंटे 18 घंटा तो है ही नहीं, और ये 24 घंटे ईआई का होता है, तो 30 घंटे हमारा रहेगा इसमें। 97। 98% इज अपॉइंटेड ऑन सीएमआर बेसिस। ये सीएमआर क्या है मुझे समझ में आया नहीं, तो मैं बाद में इसको देखता हूँ क्या सीएमआर बोला है, क्या चाहते हैं यहाँ पे थोड़ी। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगा, फिर भी मैं बात करता हूँ, आपसे डिस्कस करता हूँ कि कंसीडर द केस ऑफ फॉलोइंग एम्प्लॉयज। एक्स वाज अपॉइंटेड एज कैजुअल लेबर ऑन 19/8/1919, 19 अगस्त 1990 को हुआ, और वाज रेगुलराइज्ड ऑन 24/7/97। X was imposed with the penalty of compulsory retirement with full pensionary benefit with effect from 31/7/2012 for unauthorized absence, that is LWP, AWP, for a period of 3 to 3 days. What benefit will X be eligible on retirement? तो एक तो मैं मोटा मोटा बता दूं आपको, कैजुअल लेबर है तो कैजुअल लेबर का ये डेट एक तो बताया नहीं कि टीएस कब से मिला। तो हम मान लेते हैं अपॉइंटेड, या तो यहाँ से टीएस मिला, या 4 महीने की जगह प्रैक्टिस है कि यहाँ से 4 महीने पकड़ते हैं, दो कंडीशन है इसमें। हम यहीं से मान लेते हैं 4 महीने टीएस मिला, टीएस डेट। और रेगुलर चीज की जो कि कैजुअल लेबर है, इसकी 50% सर्विस यहाँ से यहाँ काउंट होगी। और फिर 97 में चूंकि रेगुलर हो गया, तो 97 और ये 24/7 है और 31/7 है, लगभग लगभग सातवां ही महीना है। तो 97 से 12 यानी 15 साल हो जाते हैं इसके। 15 साल ये, और ये आपका करीब 7 साल होते हैं यहाँ पे 90, ये तो 7.5 3.5, तो 18.5 साल के आसपास इसके सर्विस होती है यहाँ पे। और 18.5 साल में चूंकि ये एब्सेंट था बंदा, ये यहाँ पर 3 to 4 3 days, तो वो सर्विस उसकी माइनस होगी उसकी क्वालिफाइंग सर्विस में। तो ये लगभग 8 साल और 8 महीने समथिंग होता है, 8 10 10 महीने होते हैं इसमें। तो अब मैंने इसको कैलकुलेशन यहाँ किया था, यहाँ पे ये बंदा 97 में आया था, और ये 90 से 97, ये टोटल 6 साल 11 महीने 6 दिन। मैंने एग्जैक्ट नहीं किया, बता दूं, मैंने एक लमसम जल्दी जल्दी में अभी वीडियो बनाना था, तो मैंने थोड़ा ट्राई किया। आप इससे समझ के कर सकते हैं, एग्जैक्ट निकाल सकते हैं आप कैलकुलेशन के लिए। जो करना चाहते हैं जरूर कीजिए, वो सीखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से जो रफ ने लगाया, वो इसमें आपका जो टीएस होता है, आपका पीरियड टीएस टू रेगुलर 6 साल 11 महीने 6 दिन, इसका हम आधा करेंगे हम, तो हमारा 3 साल 5 महीने 18 दिन समथिंग आता है इसमें। और जो 2012 से 97 था, ये 15 साल और 7 दिन होते हैं। इसका हम करेंगे पूरा 15 साल 7 दिन, दोनों टोटल लगाएंगे तो हमारा आएगा 18 साल 5 महीने और 25 दिन के आसपास एवरेज लगभग आता है। और 3 to 4 3 days को एब्सेंट निकालने के लिए कई बार किस तरह 360 से कोई डिवाइड करता है, कोई 365 से, मैंने 365 से किया है। तो ये 8 साल 10 महीने और 23 दिन आता है। तो 8 साल 10 महीने 23 दिन अगर निकाल दें इसमें से 18 साल में से, तो ये आता है 9 years and 7 months। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अधिकारी जिन्होंने पेपर बनाया है, वो कुछ खुद कंफ्यूज हैं, कि कंफ्यूज करना चाह रहे थे मतलब, लेकिन मुझे लगता है कहीं कुछ खुद कंफ्यूज नहीं हो गए हो कि
एक चीज मैं बता दूं आपको, जीआईएस तो मिलेगा, कितनी भी सर्विस है, जो भी आपको इकट्ठा हुआ पैसा हो जीआईएस का मिलेगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। पीओ आपका इकट्ठा हुआ पीओ आपको मिलेगा। पीआरसीपी के लिए 20 साल की सर्विस होनी चाहिए, तो 20 साल तो टोटल हो ही नहीं रही है, वो आप देख सकते हैं 20 साल होनी, तो पीआरसीपी आपको मिलेगा नहीं, क्लियर है। डीसीआरजी के लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, 5 साल आपकी आराम से हो रही है, तो आपको डीसीआरजी और पीआरसी, डीसीआरजी, पीएफ और जीएएस 3 मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अब इश्यू ये आता है, पीआरसी में इश्यू है कि पेंशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ लास्ट बेसिक, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो आपका बी, सी और ई तो है, बी, सी, ई इसमें कहीं है ही नहीं, बी और सी, बी इसमें है ही नहीं, इनके हिसाब से बी है नहीं, और नन ऑफ द अबव बोला हुआ है, ओनली ए और डी। डी तो मिलेगा नहीं इसको, यहाँ पे भी डी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी डी लिखा है, डी मिलेगा। पीआरसीपी के लिए 20 साल होने चाहिए, 20 साल नहीं हो रहे हैं। और ए सी और डी, ये भी गड़बड़ मामला है, तो मुझे कंफ्यूजिंग है। मेरे को, मैंने जो अभी बहस कर रहा हूँ वो इस पे कर रहा हूँ कि पेंशन एट द रेट ऑफ 50%, तो पेंशन के लिए 10 साल सर्विस होने चाहिए, पहला मामला तो ये है। तो यहाँ इनकी 10 साल नहीं हो रही है, अगर 9 साल 9 महीने भी होती, हम मानते हैं, राउंड ऑफ करते। तो अब इश्यू जो मेरे को तो डाउट आ रहा है कि एक रूल और भी है, आपको मैं बता दूं, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट अंडर डीआर करना है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग एज कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए है कि क्वालिफाइंग एज मिनिमम 10 साल होनी चाहिए, वहां 9 साल 9 महीने का नहीं बोला है। रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर निकाला हुआ, अभी राइटली मेरे पास नहीं है अभी वो, तो रेलवे बोर्ड ने बोला है कि कंपल्सरी रिटायरमेंट के लिए किसी भी कर्मचारी को देना है तो सर्विस शुड बी 10 ईयर्स और मोर। अगर 10 ईयर्स से ज्यादा होगा तभी इसको देना है, एटलीस्ट 10 ईयर्स होना चाहिए, और यहाँ सर्विस 10 ईयर्स से कम जा रही है। मैंने जो रफ कैलकुलेशन, एग्जैक्ट नहीं किया, लेकिन रफ कैलकुलेशन में इसमें कुछ दिन बढ़ेंगे, लेकिन इतने 5 महीने तो नहीं बढ़ेंगे मुझे लगता है। तो अगर 10 साल से कम अगर सर्विस है, तो फिर ये कंपल्सरी रिटायरमेंट क्वेश्चन पूरा ही गलत होता है मेरे हिसाब से, कि फॉर लेस देन 10 ईयर सर्विस, disciplinary authority or who is the authority cannot give him penalty of compulsory retirement if employee does not have minimum 10 years qualifying service। तो ये मैं जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं, तो इसमें तो नन ऑफ द अबव ही होना चाहिए, नन ऑफ द अबव भी नहीं आएगा, क्योंकि जीआईएस मिलेगा और पीएफ मिलेगा और डीसीआईजी मिलेगा, तो आपको इसमें मुझे एक भी आंसर सही नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विल रन फ्रॉम, ये मैंने देखा नेट पे, तो मुझे तो लुधियाना टू डंकुनी लगा। अगला है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये दादरी टू जेएनपीटी हो जाएगा अपना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कुछ है यार। हाउ मेनी सेट ऑफ पास आर अलाउड टू रेलवे एम्प्लॉय पर ईयर, रेलवे एम्प्लॉय को जो पास मिलते हैं स्कूल पास, वो 3 सेट मिलते हैं, तो यहाँ 3 का ऑप्शन ही दिया, तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द टाइम फ्रेम विच विथ इन विच ए पीआईओ इज सपोज टू रिप्लाई एन आरटीआई, आरटीआई एप्लीकेशन बड़ा इजी क्वेश्चन है, 30 दिन में हमको देना होता है। What is the percentage of running allowance for salary fixation when applying a medical declared running employee to the stationary post as salary element? तो रनिंग स्टाफ का जो पे एलिमेंट होता है वो 30% होता है, जब स्टेशनरी पोस्ट पे फिक्सेशन करते हैं उनका, तो यहाँ पे 25%। लेकिन रिटायरमेंट पे जो सेटलमेंट बेनिफिट जो होते हैं पेंशनरी बेनिफिट के लिए, तब 55% हम लेते हैं उसका। नॉर्मल स्टेशनरी पोस्ट फिक्सेशन के लिए मेडिकल डिक्लेयर वगैरह हो जाता है, तो उसमें हम 30% जोड़ते हैं। व्हाट इज द एवरेजिंग पीरियड ऑफ इंटेंसिव रोस्टर, तो एवरेजिंग पीरियड में बता दूं इंपॉर्टेंस है, हम जो ओवर टाइम देते हैं वो एवरेजिंग पीरियड के बेस पे ही देते हैं। तो सी और इंटेंसिव में 2 वीक का होता है, ईआई में 1 वीक का होता है, ठीक है। मिस्टर वाई हैज रिटायर्ड इन लेवल 1 ऑफ 7 पीसी एंड हैज पुट इन ए टोटल ऑफ 24 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइड सर्विस, हाउ मेनी सेट पास ऑफ पीआरसीपी इज शी एलिजिबल। एक तो मैं बताता हूँ, पेपर जिन्होंने बनाया उन्होंने काफी मेहनत की है, दिमाग लगाया है, और काफी अच्छी जानकारी है, और लेकिन कितना भी जानकारी हो, थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़, जैसे मैं भी कई बार बताता हूँ आपको, तो मेरे भी 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो कितना भी जानकार हो, अच्छा हो, एस्टेब्लिशमेंट की जब इतनी सारी हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा कमी रह जाती है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनाया है ऑफिसर ने, और काफी मेहनत की है, मुझे अच्छा लगा पेपर में, कंफ्यूज घुमाने की कोशिश की। तो इसमें इन्होंने कोशिश की है कि लेवल 1 को, जनरली जो रूमर्स उड़ रही है कि लेवल 1 ग्रुप डी को हर 2 साल में एक मिलता है जो पुराने टाइम का, तो बता दूं, तो पास रूल के हिसाब से लेवल 1 को ग्रुप सी माना गया है, तो ग्रुप सी के हिसाब से उसको जो भी हम मिलते हैं रिटायरमेंट में, मैक्सिमम पहले 25 साल पे फुल मिलता था और 20 साल पे आधा मिलता था, तो 20 साल पे पहले एक मिलता था ग्रुप सी को, और 25 साल पे 2 मिलते थे। तो इन्होंने वही कन्विंस करने देखने की कोशिश की कि हम जो एम्प्लॉय एग्जाम दे रहा है वो अपडेटेड है कि नहीं, इसलिए इन्होंने 24 साल डाला, तो अभी तो 20 साल में फुल मिलता है। और ग्रुप सी ये है, लेवल 1 वाला है,
मैडम जो भी है यहाँ पर, वो अभी चूंकि ग्रुप सी हो गई तो इनको अब 2 पास मिलेंगे इनको पीआरसीपी, तो ए सही हो जाएगा। हाउ मेनी कैंडिडेट्स कैन बी अपॉइंटेड ऑन कल्चरल कोटा इन ग्रुप सी पर ईयर? ग्रुप सी के अंदर जो है कल्चरल कोटा जोनल लेवल में 4 का कोटा होता है। अंडर विच रूल डीआर रूल एंड अपील कैन बी मेड? तो मैंने उस दिन क्वेश्चन पहले बताया था कि अपील जो है हमारे रूल 18 में होता है। When no leave is admissible under any rule, leave granted is called। अगर कोई लीव आपके पास नहीं है, तो ये मैंने शायद 109 का बनाया था कि है नहीं, ये नहीं होगा। कोई भी जब छुट्टी आपके अकाउंट में नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जिसको हम एलडब्ल्यू यहाँ लिखते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, और जिसमें आपके पास छुट्टी नहीं हो तो आपको एक तो लीव नोट ड्यू आप ले सकते हैं, या फिर लीव नोट ड्यू का ऑप्शन नहीं है। अगर छुट्टी नहीं है और बीमार हो गए हैं एडवांस में, तो लीव एचएलईपी का एडवांस जो होता है वो होता है लीव नोट ड्यू, वो भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो मेडिकल ग्राउंड पे ले सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं है तो नहीं ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा लीव आप मेडिकल लीव में भी ले सकते हो, विदाउट में ले सकते हो। मेडिकल लीव में लेंगे तो वो पीरियड आपका क्वालिफाइड में काउंट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर प्रिफरिंग अपील अगेंस्ट एचओआर? एचओआर का मैंने आपको बताया था टाइम लिमिट 90 डेज में। आप फर्स्ट अपील जो करते हैं आरएलसी को, वो 90 डेज में होता है, और आरएलसी के डिसीजन से आइदर ऑफ पार्टी जो भी है अगर एग्री नहीं करी तो वो सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में कंप्लेंट करती है नेक्स्ट 90 डेज के अंदर आरएलसी के डिसीजन के बाद। तो दोनों 90-90 ही इसमें लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा पार्ट 2 था विजयवाड़ा वेलफेयर इंस्पेक्टर का, आपको अच्छा लगा होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आंसर करते हैं तो उसके सराउंडिंग उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आर्टिकल 311 में मैं समझने की कोशिश की, ताकि उस सब्जेक्ट पे कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमाए तो वो आपको आए। तो నేను అనుకుంటాను విజయవాడ వాళ్ళకి పేపర్ ప్లస్ ఆంధ్ర వాళ్ళకి పేపర్ బాగానే నచ్చింది ఉంటుంది। నేను ఎలా చెప్పాను ప్లీज कमेंट చేయండి। అండ్ बाकी लोगों को ये बोलूंगा कि तैयारी करते रहिए, एलडीसी का नोटिफिकेशन निकल गया है, और मैं इसी तरह आपको लिए वीडियो बनाता रहूंगा और अलग अलग सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। धन्यवाद।